Yes, we are from Raisen Public School and today we are starting chapter number 4 from class 10th, India, Transport, Communication and Trade. Okay, this is name of our chapter, India, Transport, Communication and Trade. हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं कि भारत में किस तरह से ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ, किस तरह से हमने वाहनों का उपयोग करना चालू कर दिया, किस तरह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, किस तरह से लोगों में इंटरेक्शन चालू हुआ और फिर किस तरह से ट्रेडिंग चालू हो गई और व्यापार में जो है वो तेजी से बूम करके वो तेजी से व्यापार जो है वो बढ़ गया। ठीक है, आज हम यही चीजें सब पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं इसके क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से किस किस वे में हुआ करता है, वो लैंड का है, वो रेलवेज का है, वो एक्वाटिक का है, वाटर का ट्रांसपोर्ट है या फिर वो एरो एयर का है ना, एवियल है। ठीक है, किस तरह का वो ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। देखिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हम सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, मींस किसी ह्यूमन का मूवमेंट, किसी एनिमल का मूवमेंट और किसी भी एक हमारे पास में सामान है या किसी भी चीज हमारे कोई चीज हमारे पास में है, उस चीज का उस थिंग्स का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह यदि होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हमको नॉर्मली कोई चीज मंगाना होती कहीं से भी तो हम कहते हैं ये काम करो ट्रांसपोर्ट मंगा लो। ठीक है, मीन्स वो चीजें कहाँ से आती हैं, वो ट्रांसपोर्ट होकर आती है कहीं से। ठीक है, तो यही ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, मूवमेंट ऑफ एनिमल और मे बी एनीथिंग, तो किसी चीज का, किसी इंसान का या फिर किसी एनिमल का एक जगह से दूसरी जगह जाना ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात आती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है सेंडिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ से कोई चीज बोली और उस चीज को आपने सुन लिया, तो सेंडिंग मेरे यहाँ से हो गई और आपने उस चीज को सुन लिया। दिस इज व्हाट, दिस इज कम्युनिकेशन। मींस कम्युनिकेशन क्या हो गया? कम्युनिकेशन हमारे विचारों को आपको बताना और आपका उसके अकॉर्डिंग उनको रिसीव करना और उसके अकॉर्डिंग फिर काम करना, वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, आज देखिए हम आज ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो रहे हैं, मतलब हमारे बच्चे जो हैं स्कूल आज अभी नहीं आ रहे हैं कोरोना के कारण, लेकिन हमारे बीच कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छी क्लासेस पे यहाँ पर मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन अवर नीड्स, मींस जैसी आवश्यकताएं हैं उसी तरह से ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हुआ करते हैं। ठीक है, यदि हमको कहीं से बहुत दूर से कहीं से हम एक बुक मंगाना है तो हम उसी बुक को ऑर्डर करेंगे कि हाँ इस वाली बुक हमको चाहिए है और वो बुक हमारे पास में आ जाएगी। मीन्स इट इज डिपेंड ऑन द नीड। इफ नीड इज देयर सो ट्रांसपोर्ट विल बी देयर, सो कम्युनिकेशन विल बी देयर। ठीक है, दोनों तब होंगे जब हमारे लिए नीड होगी। ठीक है, ह्यूमन बीइंग यूज वेरियस मेथड्स टू मूव गुड्स। ठीक है, चीजों को ले जाने के लिए ह्यूमन मनुष्य जो होते हैं कई अलग अलग तरह की चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, कई तरह की कॉमोडिटीज लिखा है, आइडियाज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और कई सारे आइडियाज जो होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव हुआ करते हैं ह्यूमन बीइंग्स के। हम ये जानते हैं एक बहुत बड़ा जो विचारक होता है जब अपने विचारों को एक्सप्लेन करता है तो वो बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से अलग अलग जगह वो विचार पहुंच जाते हैं। तो वो भी विचारों का क्या हो गया? वो विचारों का ट्रांसपोर्टेशन हो गया वो। ठीक है, दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ थॉट हो गया वो। ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन मे बी बाय द मीडियम ऑफ रेडियो, वो जो ट्रांसपोर्टेशन रेडियो के माध्यम से हो सकता है, वो जो है कम्युनिकेशन जो है वो किसके द्वारा हो सकता है? टेलीविजन के द्वारा हो सकता है, वो और दूसरे माध्यमों के द्वारा भी हो सकता है। आजकल जो मोबाइल फोन चल गए हैं, ठीक है, आजकल और भी है ना, और भी चीजें चल गई हैं। हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं दैट इज कि ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, इस तरह भी हम लोग अपने थॉट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। हाँ, अब यहाँ पर
ट्रांसपोर्टेशन के ब्रॉड लेवल हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो ट्रांसपोर्ट है इसके मेजर फॉर्म्स 3 हैं, ओके, एंड 3, वन फॉर्म इज ऑफ लैंड, अनदर इज वाटर एंड थर्ड वन इज एयर। यदि कोई भी चीज जो धरती पर चलती है, जैसे कि ट्रक, जैसे कि बस, जैसे कि कार, जीप, है ना, बाइक, ठीक है, वो सभी जो लैंड पर चलती हैं, जो धरती पर चलने वाली चीजें हैं, वो सब की सब आती हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो चीजें वाटर पर चलती हैं, जैसे वाटर में चलने वाली चीजें कौन सी होंगी, वाटर में चलने वाली चीजें होंगी बोट, है ना, शिप, शिप्स, शिप्स जो होती हैं वो चलती हैं, बड़ी बड़ी जो जहाज होती हैं वो कहाँ पर चलती हैं, समुद्रों में चला करते हैं, ठीक है। अब शिप में भी भाई कुछ ऐसी होंगी जो कि हमारे दो नदियों के बीच में चला करती होंगी, कुछ जो नाव वगैरह होती हैं दो नदी के बीच में चलती हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पार करने कराने के लिए। दूसरी होती है सीवेज और ओशन रूट्स, मीन्स कुछ ऐसी ऐसी भी होते हैं वाटर में ट्रांसपोर्ट, बड़ी बड़ी जहाजें होते हैं, वो पानी के माध्यम से हम लोग जाया करते हैं, दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो रोड मैप है नहीं, ठीक है, दूसरा ये है कि एयर जो वेज है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है, ठीक है। तो कई सारी चीजें इसमें रहा करती हैं, ये वाटर वेज हो गया, वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया है। और जो तीसरा तरह का जो ट्रांसपोर्ट है दैट इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर का मतलब होता है हवा में, एरोप्लेन के द्वारा, एरोप्लेन के वाला जो माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का वो बहुत फास्ट माध्यम है, मीन्स हम बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। देखिए लैंड ट्रांसपोर्ट थोड़ा स्लोअर है, लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट में जो फास्टेस्ट है वो किसका है, वो है रेलवेज का, ठीक है, रेलवेज का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फास्टेस्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है एयर का जो है, एयर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सबसे ज्यादा हाई फास्टेस्ट है, कि हमको इसमें याद रखना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर ऑफ 3 टाइप्स, या तो हम ट्रांसपोर्टेशन लैंड के द्वारा करेंगे, जमीन से रोडों पर गाड़ियों के द्वारा चलेंगे, या फिर नौका के द्वारा, बड़ी बड़ी शिप्स के द्वारा हम समुद्रों पे चल सकते हैं, नदियों में भी जा सकते हैं, ठीक। और तीसरा है हवा के द्वारा, एरोप्लेन से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके टाइप्स हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, रोड के द्वारा, ठीक है, रेलवेज के द्वारा और पाइप लाइन्स के द्वारा। पाइप लाइन्स के द्वारा हम किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, पाइप लाइन्स के द्वारा हम डीजल, पेट्रोल, इनका ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं, मतलब हमको इनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना रहता है, तो पाइप लाइन्स के द्वारा इनको हम पहुंचाया करते हैं, ठीक है। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी पाइपलाइन के द्वारा होता है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपके घरों में नल का आना है, ठीक है। हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, पानी के द्वारा कहीं एक जगह दूसरी जगह जाना। इनलैंड मतलब जमीन से, मतलब कहीं एक हमारे इनलैंड मतलब भारत के अंदर ही एक रिवर है, उसके एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर पर जाना, या फिर बहुत लंबी दूरी करके वाटर ट्रांसपोर्ट के द्वारा रिवर में होते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना भी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। सी बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन या ओशनिक रूट मतलब हिंद महासागर जो है, हम उसको क्रॉस करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जाना चाहें तो हम क्या करें, हम ओशंस को पार करेंगे, तब जाके हम वहां पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरे तरह का ट्रांसपोर्टेशन है। जो एयरवेज होती हैं वो नेशनल हो सकती है और इंटरनेशनल हो सकती है, मतलब कि यदि हम भोपाल से इंदौर जाना चाहेंगे, ठीक है, तो हम नेशन में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। हम इंदौर से दिल्ली जाना चाहेंगे तो भी हम क्या कर रहे हैं, हम इनलैंड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम एयरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। और यदि इंदौर से हम यदि मुंबई जाएंगे तो भी वो नेशनल ट्रांसपोर्टेशन आएगा। और इंलैंड इंटरनेशनल कौन सा होगा, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट मतलब दिल्ली से हमको यूएसए जाना हो, दिल्ली से हमको सिंगापुर जाना हो, दिल्ली से हमको किसी दूसरे कंट्री में जाना हो, तो वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कहलाता है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट की। आखिर लैंड ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो जो सड़कों पर जो ट्रांसपोर्ट घूमता रहता है, ठीक है, उसको हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा सा जबरदस्त वाला
हाईवे यहाँ पर बनाया हुआ है। लैंड ट्रांसपोर्ट और द transportation, land transportation is the movement of people, movement of animal, movement of any goods from one place to another। मतलब एक जगह से दूसरी जगह रोड के द्वारा, चाहे वो इंसान जाए, चाहे वो कोई एनिमल्स को ले जाया जाए, या फिर किसी सामान को लेकर जाया जाए, वो सब का सब लैंड ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, वो है रेलवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट इज व्हाट is a usually by the rail or the highways। ठीक है, ठीक है, किसके द्वारा? जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है वो रेल के द्वारा हुआ करता है। रेलवे से बहुत सारा सामान लेके जाता है, जाया जाता है। बड़े बड़े जो कोयले वगैरह होते हैं ना, कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार एक जगह रेलवे के द्वारा पहुंचाए जाते हैं। साथ में एक और है हाईवेज का जो ट्रांसपोर्ट है, वो लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है। एक बहुत बड़ा सा हाईवे जो है वो यहाँ पर बैकग्राउंड में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप लोगों ने सुपर कॉरिडोर सुना होगा, आपने एक्सप्रेस वे सुना होगा। तो ये क्या है, ये बहुत बड़े बड़े हाईवेज हैं जहां पर की स्पीड लिमिट होती है कि आपको इतनी स्पीड में गाड़ी चलाना है, उस स्पीड से कम नहीं चलाना है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े भी लैंड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मेंटेन हुआ करते हैं। हम और आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। फिर रोड ट्रांसपोर्ट है इंडिया का जो है वो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, ये हमको याद रखना है। 42.3 लाख किलोमीटर, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी सड़कें जो है सिर्फ और सिर्फ भारत में है, ये हमको याद रखना है। अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर्स एंड 70% of foreign traffic are carried by the road every year। हर साल जो है 85 पैसेंजर्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोड के द्वारा ही मूव करते हैं, और 70% जो फॉरेनर्स होते हैं, मींस 30% रोड के अलावा ट्रैफिक मूव करते हैं, बाकी 70% फॉरेन ट्रैफिक भी रोड के द्वारा ही हुआ करता है। और रोड ट्रांसपोर्ट जो है किसके लिए? छोटे छोटे रूट्स के लिए सुटेबल होता है, लेकिन लंबे रूट्स के लिए या तो हमको ट्रेन रूट ज्यादा सुटेबल रहता है, या फिर हमारे लिए एयरवेज जो है वो ज्यादा बेटर रहा करता है। वाटरवेज भी ठीक है, लेकिन छोटे छोटे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा बेटर है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको अधिक छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, एक्सप्रेस और सुपरवेज। पहला टाइप कौन सा है? एक्सप्रेस वेज, सुपरवेज, जिनमें स्पीड लिमिट होगी। बॉर्डर रोड्स, ऐसे रोड जो कि हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर क्षेत्र में हमको बहुत बड़े बड़े हथियार पहुंचाना है। ठीक है, हमको दुश्मन सेना से लड़ने के लिए जो भी सामान, हथियार वगैरह जो पहुंचाना है, वो सभी इस बॉर्डर रोड से पहुंचाना रहते हैं, ताकि कोई दूसरा जो है हमारे देश पर आक्रमण करके अधिकार ना कर ले। गांव के रोड होते हैं, विलेजों में, गांव में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, सामान वहां से भी आया करता, तो गांव के रोडों पर अपनी वैल्यू है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो भी स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज, इस तरह से इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, हम इनको एक एक करके इनको स्टडी करते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल हाईवेज की। मींस नेशनल हाईवेज जो है क्या करेंगे, ये मेजर सिटीज जो हैं, इंपोर्टेंट सिटीज हैं, जैसे कि इंदौर भोपाल हाईवे, ये क्या होगा? एक मेजर हाईवे हो गया। ठीक है, ये आगरा बॉम्बे एवी रोड, आपने सुना हुआ ऐसा, तो आगरा बॉम्बे रोड। ठीक है, मींस आगरा कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, और मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये कहाँ से होता हुआ जाता है? मध्य प्रदेश से होकर ये नेशनल हाईवे जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एक ये बड़ा हाईवे हो गया है, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉपर जो है इसमें रोड को जो है प्रॉपर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, मतलब पूरे भारत में जो नेशनल हाईवेज हैं उनकी लेंथ जो है वो कितनी है? 70,934 किलोमीटर में है। और ये जो रेशियो है हमारा, ये डेटा लिया गया है 2009 का लिया है, और आज हम 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के समय में और भी कई सारे जो हैं इसमें कई और किलोमीटर्स में इंक्रीज ये हो चुका होगा। द नेशनल हाईवेज कंस्टिट्यूट ओनली
1.67% ऑफ द टोटल रोड लेंथ, ठीक है, और टोटल रोड लेंथ का 1.67% ही है, मतलब बाकी जो रोड्स हैं वो कौन से हैं, वो बाकी रोड्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, वो विलेज वाले हो सकते हैं, ठीक है, बट द 40% ऑफ द रोड ट्रैफिक जो है इन्हीं में हुआ करता है, मतलब बाकी रोड जो हाईवेज होते हैं वो खाली पड़े रहते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, interested with the responsibility of development of maintenance and operation of national highway। ये एक ग्रुप है जो क्या करता है, जो मेंटेन करता है कौन सा हाईवे कहाँ से निकलने वाला है, कौन सा हाईवे जो है वो कितना लंबा होगा, उसमें कितनी लागत आएगी, इस तरह के जो काम है पूरे NHAI नाम के संस्थान, इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट का संस्थान है, ये इसको सब चीजों को ये मेंटेन करता है। हाँ, आगे देखिए हम बात करते हैं नेशनल हाईवे एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, एक प्रोजेक्ट का नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये नाम देख लीजिए आप लोग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर जो इंडिया का जो नक्शा है, ठीक है, ये दिल्ली बनी हुई है ना, दिल्ली से कोलकाता डायरेक्ट, ठीक है, मतलब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनाया गया जो दिल्ली से इसको डायरेक्ट जोड़ रहा था, किससे, कोलकाता से, बीच में कोई, देखिए बीच में जो है ज्यादा गैप वो नहीं है, पाथवे मोस्ट ऑफ ऑल सीधा लिया गया है, ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है, फिर कोलकाता से डायरेक्ट चेन्नई, और चेन्नई टू डायरेक्ट ये इधर, यहाँ पर हम अहमदाबाद में इधर जा रहे हैं, अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर डायरेक्ट दिल्ली, मीन्स ये एक एक ऐसा लग रहा है हमको कि हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगल ऐसा लग रहा है, इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें भारत को चारों महानगरों से जोड़ दिया है, ठीक है, जिससे कि व्यापार वगैरह में भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इंडिया को रहा है। इसमें मेजर सिटीज देखिए, मुंबई से होता हुआ हाईवे गया है, ठीक है, मुंबई से दिल्ली को जोड़ा है, बीच में अहमदाबाद जुड़ गया है, इधर कोलकाता जुड़ गया है, चेन्नई जुड़ गया है, मीन्स ओवरऑल भारत को सेंट्रलाइज करने में इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का बहुत बड़ा योगदान है। इट कंप्राइजेज ऑफ 5846 किलोमीटर लंबा है ये, और 4 to 6 लेन है, मीन्स ये बहुत ही चौड़ा है, ये 4 से 6 लेन एक साइड में इसमें मूव कर रही है ना, गाड़ियां कर सकती हैं, ठीक है, एंड हाई डेंसिटी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हाईवे यहाँ पर क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, क्या नाम दिया है इसका, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर नाम दिया है। अब जो नॉर्थ साउथ दिख रहा है हमको यहाँ से, ये जो यहाँ पर देखिए श्रीनगर से लेके हम यदि यहाँ तक चलते हैं नॉर्थ, ये हो गया अपना नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये कश्मीर से कन्याकुमारी, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रोड है ये कौन सा है, ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, एम्स कनेक्टिंग द श्रीनगर जम्मू कश्मीर एंड द कश्मीर विद द कन्याकुमारी, ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी में जो रोड है वो कौन सा है, नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट कौन सा है, ईस्ट जो यहाँ पर ग्रीन लाइन हमको दिख रही है, ईस्ट यहाँ से निकलता हुआ जाएगा और कहाँ पहुंचेगा, ये भारत के लास्ट कॉर्नर पर, ये इम्फाल के साइड में है ना, मींस पूरा हमने पूरा का पूरी दिशाएं पूरी जोड़ दी हैं, इंक्लूडिंग द, देखो यहाँ पर हम यदि इसकी बात करते हैं, नॉर्थ साउथ की बात करते हैं, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु इंक्लूडिंग द कोची सलेमपुर with a 4076 kilometer long road है ये। The east west corridor has been planned to connect the Silchar in Assam, यहाँ पर सिलचर है, ये जो लास्ट जो है यहाँ पर सिलचर है आसाम में, उसको जोड़ा है with the port down of पोरबंदर in गुजरात, ठीक है, यहाँ पर पोरबंदर को गुजरात में जो पोरबंदर उसको यहाँ से जोड़ा है, तो ये ग्रीन जो लाइन है ये क्या बना रहा है, ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमको, ठीक है, ये मैप भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, हम अब बात करते हैं स्टेट हाईवेज की। जो स्टेट हाईवेज जो हैं, दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन मेंटेन करता है इन हाईवेज को? स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है।
मतलब है कि मध्य प्रदेश में जो स्टेट हाईवे चल रहे हैं, हमारे राजस्थान में जो स्टेट हाईवे गया है वो स्टेट हाईवे 86 चलता है। मींस वो उसका जो खर्च है, उसको बनाने का जो खर्च है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन वहन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट वहन करेगी। जो बाद में जो यहाँ के लोग होंगे, जो गाड़ियों से जो लोग जाया करते हैं, उनसे धीरे धीरे करके उसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। ज्वाइन स्टेट कैपिटल्स विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड अदर इंपोर्टेंट टाउन्स। ये क्या करता है? जो स्टेट हाईवे होता है, एक मेजर सिटी से दूसरी मेजर सिटी को जोड़ता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, इंदौर से लेके भोपाल, भोपाल से जबलपुर डायरेक्ट। ठीक है। ये एक बहुत बड़ा स्टेट हाईवे है, जो जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, जो हाल ही में अभी कंप्लीट हो रहा है, थोड़ा बचा हुआ भी है, और कंस्ट्रक्शन का काम अभी चालू भी है। ठीक है। कंस्टिट्यूट अबाउट 4% ऑफ द टोटल रोड लेंथ। टोटल रोड लेंथ का ये जो है सिर्फ और सिर्फ 4% ही है। ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। मींस जो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो डिस्ट्रिक्ट मेंटेन करे, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तीसरे डिस्ट्रिक्ट। हम एग्जांपल ले सकते हैं, क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि रोड इज फ्रॉम रायसेन टू विदिशा। ठीक है। दिस इज व्हाट डिस्ट्रिक्ट हाईवे। ठीक है। तो एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया है ना, विदिशा टू अशोकनगर। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया। तो ये जो है, ये क्या है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो हाईवे होते हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट हाईवे की कैटेगरीज में रखा करते हैं। और ये जो रोड है, ये 60.83% टोटल रोड की लेंथ का है। मतलब डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो हैं वो बहुत सारे रोड को कवर अप किया करते हैं। इसके बाद आते हैं रूरल रोड्स। रूरल रोड्स ऐसे रोड्स होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ से हम, सपोज हम रायसेन से कहीं से बाहर निकले, ठीक है, और निकलकर हम किसी गांव की तरफ जाते हैं। ठीक है। ये सालारा साइड चले जाते हैं, या फिर हम ये इस तरफ चिकलौत की साइड में चले जाते हैं, या फिर हम इधर ये जो अपना किसी भी गांव की साइड में जाते हैं, तो ये जो है रूरल रोड्स में इंक्लूड हो जाएगा। ये कवर अप इसका 33.86% रूरल रोड्स पूरे रोड लेंथ का कवर किया करते हैं। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं। अब हम बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड्स की। तो जो बॉर्डर रोड्स हैं वो ओवरऑल क्या कर रहे हैं? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइज बाय, किस कौन बनाता है? ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको एस्टेब्लिश करता है, बनाया करता है। एंड और इसकी जो संस्थान है, ये 1960 में फॉर्म किया गया था। ठीक है। इसके बाद में आप बॉर्डर जो है, बॉर्डर की जो भी स्ट्रेटेजी होती हैं, वो बॉर्डर जो बनाया करती हैं, वो सभी इसी के द्वारा, इसी बॉर्डर रोड फंड के द्वारा वो क्रिएट हुआ करती हैं। इट हैज कंस्ट्रक्टेड रोड हाईवेज इन द, जो बड़े बड़े पहाड़ियों पर जो जो रोड्स बना करते हैं, वो सब इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये 4270 मीटर्स का इलाका ये कवर किया करते हैं। ये हमको इसमें याद रखना है। ठीक है। एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया, चंडीगढ़ विद मनाली, है ना, एंड द लेह। ठीक है। चंडीगढ़ से मनाली और मनाली से लेह तक का जो रास्ता है बहुत ज्यादा, इन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4270 मीटर्स अबव है सी लेवल से। ठीक है। तो इसको इस रोड को वाटर रोड्स के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं नेशनल, ये यहाँ पर देखिए इंडियन रोड नेटवर्क यहाँ पर दिया गया है। नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है। इनकी लेंथ 70,934 किलोमीटर है। ठीक है। स्टेट हाईवेज 1,54,522 किलोमीटर में है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट रोड जो है वो 25,77,296 किलोमीटर में डिस्ट्रिक्ट रोड्स फैले हुए हैं। और रूरल रोड जो है वो 14,33,557 किलोमीटर में ये फैले हुए हैं। टोटल जो होता है वो है 42,36,429 किलोमीटर में भारत का रोड मैप है। पूरी दुनिया में नंबर 1 है, सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है। यहाँ पर उनके परसेंटेज हैं, इसको हम फिर से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर डेस्टिनी ऑफ रोड लेंथ यहाँ पर दी है। नेशनल एवरेज कितना है?
142.68 किलोमीटर में नेशनल जो हाई रोड्स हैं वो, ठीक है। अब केरला इज फ्रॉम 517.77 किलोमीटर केरला है। जम्मू एंड कश्मीर 12.14%, 14 किलोमीटर, ठीक है यहाँ से। अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं इसमें, पर स्क्वायर मीटर पर 100 स्क्वायर मीटर किलोमीटर ऑफ एरिया, स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं रेल ट्रांसपोर्ट की। जो रेल ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में रेलवेज का जो ट्रांसपोर्टेशन है पूरी दुनिया में भारत का सबसे ज्यादा लंबा रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। इट वाज ऑक्यूपाइड, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853। 1853 से भारत में रेलवे चल रही हैं, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने से। When a line was constructed from बॉम्बे टू थाने, सबसे पहले बॉम्बे से थाने के बीच में रेल को चलाया गया, जिसका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर रहा था। आज जो है लार्जेस्ट जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंट्री में रेलवे चल रही है। द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इज 64,460 किलोमीटर की जो है रेलवेज हैं। एंड रेलवे सिस्टम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स में रेलवे का सिस्टम यहाँ पर डिवाइडेड किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ ऑफ द ट्रैक इज डिवाइडेड टू 3 कैटेगरीज। इसको 3 कैटेगरीज में, एक तो ब्रॉड गॉज, ठीक है, दूसरा है मीटर गॉज और तीसरा है नैरो गॉज। ये 3 आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर प्रोसेस ऑफ द इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे की क्या क्या प्रोग्रेस रही है एंड ऑफ 1950 से 1951 तक, ठीक है। किस तरह से उन्होंने रोड्स जो है इंक्रीज हुए हैं, है ना, रेलवे ट्रैक बचाए गए हैं और नई नई चीजों को जगहों को जोड़ा गया है, ठीक है। कब कितने थे ये रूट्स जो थे, वो 53,600 थे, फिर 59,800 हो गए, फिर 2005-6 तक का रेशियो यहाँ पर है तो 63,370 हो गया है। इलेक्ट्रीफाई मतलब कि बिजली से ट्रेन चलने वाली जो ट्रेन है वो 390 किलोमीटर में चला करती हैं, ठीक है, और 3000 चलती थी पहले, कब 1950 टू 51 में, फिर जो है 1970-71 में 3700 किलोमीटर में, और 2005-6 के रेशियो में जो दिया गया यहाँ पर 17,910 किलोमीटर में इलेक्ट्रिक रेलवे चलने लगी, ठीक है। पैसेंजर्स जो थे वो भी ओरिजिनेटिंग मिलियंस में, ठीक है, 1290 मिलियन पीपल जो थे वो इस समय में 1950-1951 में इन लोगों ने ट्रेवल किया था, ठीक है। और 2430 मिलियन पीपल जो है 70 to 71 हमें इन्होंने मूव किया था, और 5830 मिलियन पीपल जो है 2005-2006 में इन्होंने इस मूव किया था, ठीक है, ओरिजिनेट हुए थे। गुड्स ओरिजिनेटिंग मीन्स जो वाहनों का जो चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है रेलवेज के द्वारा, वो उसका रेशियो यहाँ पर दिया 93, 197 एंड 60। सभी चीजें इसमें एक बात देखने की ये है कि इंक्रीजिंग वे में है, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज क्या है कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑन द रेलवे बजट, ठीक है, जो रेलवे जो बजट है उससे इस चीज को लिया गया है, ठीक है। रेलवे का बजट हमेशा इंक्रीज हुआ, उसने लोगों को एक्वायर भी किया और नेशन की जो एसेंशियलिटी है, नीड्स है, उसको फुलफिल उसने बहुत हद तक किया है। आगे देखिए इंडियन रेलवेज का नेटवर्क यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। हम बिल्कुल देख सकते हैं पूरा रेलवे नेटवर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, आपको याद इसको रखना है। देख लीजिएगा कहाँ से कौन सा मेजर सिटीज को पहले हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ से दिल्ली से लेके यहाँ गांधीनगर, ठीक है, फिर अहमदाबाद, ठीक है, फिर वहां से होते हुए मुंबई, ठीक है, मुंबई से होता हुआ ये रेलवे ट्रैक जो है ये बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर जा रहा है कन्याकुमारी, ठीक, कन्याकुमारी से फिर रिटर्न होकर लौट कर आ रही है ये ट्रेन, और कहाँ जाएगी ये कलकत्ता जा रही है, सिकंदराबाद, ठीक है। और यहाँ से फिर ये यहाँ से लौटती हुई यहाँ पर इन्होंने मीन्स ये है कि बंगाल को कलकत्ता को भी इधर कवर किया है, ठीक है। ये कलकत्ता से फिर यहाँ से फिर लौट कर
फिर ये पटना से होती, लखनऊ से होती हुई ये कहाँ जा रही है, ये फिर से मुंबई पहुंच सकती है। मीन्स ये मेजर नेटवर्क जो मैंने आपको बताया है कि ओवरऑल नेटवर्क सब जगह है रेलवेज का, ठीक है, लेकिन मेजर मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिया है, बाकी आपको दिख भी रहा है, ठीक है। इंदौर भोपाल दिख रहा है, जबलपुर दिख रहा है, बिलासपुर दिख रहा है, राउरकेला दिख रहा है, रायपुर, मीन्स एवरीवेयर सब जगह रेलवे रूट बिछा हुआ है। हाँ, अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के क्या क्या सिग्निफिकेंस है, हाँ क्या क्या सिग्निफिकेंस है कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है। देखिए हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट ऑफ इंडियन रेलवेज। जो इंडियन रेलवेज होती हैं उसमें उनका क्या क्या सिग्निफिकेंट है, एक तो क्या है वो चीपेस्ट है, ठीक है, कन्वीनियंट है, बहुत दूर की जो डिस्टेंस है लॉन्ग डिस्टेंस को कवर किया करती हैं, ठीक है। इसके साथ में वो लोड्स को भी गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में आसानी से कर देती हैं, और साथ में लोगों को भी उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल वो रहा करती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है मुंबई में है, ठीक है, जूट इंडस्ट्री जो है वो कोलकाता में है, एक कोल इंडस्ट्री झारखंड में है। तो ये अलग अलग जगह जो इंडस्ट्रीज हैं उन इंडस्ट्रीज को एक सामान को एक दूसरे को उनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। जब जरूरत पड़ती है तो फिर उनके ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही मेंटेन कर पाती है, ताकि क्योंकि वो बहुत अधिक अमाउंट में भी सामान को पहुंचा सकती है और बहुत जल्दी भी वो सामान को पहुंचा सकती है। तो ये एक बेनिफिशियल है, ठीक है। इसके बाद में एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है, ठीक है, वो भी रेलवे के कारण ही होती है। यदि कहीं पर जो है गुड्स को पहुंचाना हो तो ये आसानी से मेंटेन इस चीज को कर सकती है। मींस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए बेनिफिशियल है, कि गुड्स के लिए भी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी, और भी चीजों के लिए ये बेनिफिशियल रेलवे ट्रांसपोर्ट है। हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए हम अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो है चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है ये। इट इज ए फ्यूल एंड इको फ्रेंडली। कैसा है ये ये एक तो इको फ्रेंडली है, कई बार ये फ्यूल लेस हुआ करता है, कई बार ये फ्यूल्स के द्वारा भी चला करते हैं ये। एंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज जो कि इनलैंड भी है, और दूसरा है ओशनिक वाटरवेज। इनलैंड मतलब जो है एक ही देश में नदियों के अंदर जो वाटरवेज चल रहा है एक जगह दूसरे के जाने के लिए, ठीक है। और ओशनिक मीन्स एक ओशन से दूसरे ओशन में जाने के लिए यूज हो, वो वाला। अब हम बात कर रहे हैं इनलैंड वाटरवेज की सबसे पहले, ठीक है। इट हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेट वाटरवेज, मतलब 14,500 किलोमीटर की जो रास्ता है वो वाटर इनलैंड वाटरवेज के द्वारा मेंटेन किया जा सकता है, जो कि लगभग 1% जो है कंट्री के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करता है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स के द्वारा हो सकता है, कैनाल्स के द्वारा हो सकता है, वेक वाटर्स के द्वारा हो सकता है, ठीक है। और ये जो जो रेशियो है ना, सेटअप इन 1986 में इस चीज को बनाया गया था, ऐसा। नेक्स्ट देखिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है ओवरऑल 3 इनलैंड वाटरवेज जो नेशनल है, कौन सा है, NW1 इलाहाबाद हल्दिया, ठीक है। और ये एस्टेब्लिशमेंट की डेट्स हैं NW2 और NW3, ठीक है। इन तीन में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो नेशनल जो वाटरवेज है, देखिए यहाँ से जो रिवर जो है दिल्ली से इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद से एक गंगा रिवर है ना, ये है, ठीक है। इसके बाद में एक जो है नर्मदा रिवर के द्वारा यहाँ पर एक वाटरवेज यहाँ पर है, एक तापी रिवर पर यहाँ पर बनाया गया है, एक गोदावरी रिवर पर बनाया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो रिवर सिस्टम, रिवर वेज, नेशनल वाटरवेज का जो चार्ट है, ठीक, वो यहाँ पर बताया गया है। देखिए यहाँ पर 1620 किलोमीटर जो है वो यहाँ से इलाहाबाद से लेके हम लोग कहाँ से, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल तक ये कवर अप कोलकाता ये पहुंचा देगा हमको, ठीक है, वाटरवेज से, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये एक जो है ये यहाँ पर देखिए आप
कौन सा है ये? काकीनाडा कैनाल जो है, काकीनाडा से निकलती हुई चलती है ये, और ये कहाँ पहुंचा रही है हमको? काकीनाडा टू पुडुचेरी, यहाँ पर ये पहुंचा देगी। पुडुचेरी ये लास्ट है ये, तो यहाँ तक ये आसानी से हमको पहुंचा देंगे। तो ये सिस्टम जो है मेंटेन किए गए हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। इस चार्ट को भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ओशनिक रूट्स की हम बात करते हैं, तो ओशनिक जो रूट्स हैं वो 12 मेजर्स हैं, 186 माइनर पोर्ट्स डिवाइडेड उनमें पोर्ट्स बनाए गए हैं, प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट टू द ओशनिक ऑथोरिटीज, ठीक है। ओशनिक ऑथोरिटीज होती है उनके लिए 185 मेजर माइनर पोर्ट्स हैं, जहां से कि हम ट्रांसपोर्टेशन किया करते हैं। 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है, 95% यही इसी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता है। वाटर वेज जो है वो बहुत बड़ा मीन्स है कि ट्रांसपोर्टेशन का, किसके लिए? किसी भी गुड्स के लिए, ठीक है। और बाय द वॉल्यूम 70% बाय द वैल्यू मूव्स थ्रू द ओशनिक रोड, और 70% सामान जो है वो इसी रोड के द्वारा आया करता है, ये हमको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड, these are also used for the purpose of transportation between the islands and the rest of the country। ये एक आइलैंड से दूसरी आइलैंड में जाने में और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में भी ये हेल्पफुल रहा करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस की हिस्ट्री की हम बात करते हैं। देखिए 1991 में एयर इंडिया और एयर ट्रांसपोर्टिंग इंडिया जो है वो लॉन्च हुआ था बिटवीन द इलाहाबाद एंड नैनीताल, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। और क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट वाज प्रोवाइड 1947 में, जो प्रोवाइडेड 4 मेजर कंपनीज, जिनके नाम थे, क्या क्या नाम थे? टाटा सन्स लिमिटेड, इंडियन नेशनल एयरवेज, ठीक है, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, डेक्कन एयरवेज। ये 4 मेजर कंपनीज थी जो कि एविएशन के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है, इनका एविएशन के लिए चुनी गई थी। नेक्स्ट है 1951 में क्या हुआ था? 4 मोर कंपनी जिसमें एविएशन के क्षेत्र में जुड़ गई थी, जिसमें भारत एयरवेज रही थी, हिमालयन एविएशन लिमिटेड रही थी, और एयरवेज इंडिया और कलिंगा एयरलाइंस जो है इसमें रही थी। नेक्स्ट है 1953 में एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज एंड इंटरनेशनल एंड इंडियन एयरलाइंस 1953 से ये चालू हो गई थी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग मेजर मार्केट्स। या देखिए एयर इंडिया का कितना है? 18.17, किंगफिशर का 3.17, ठीक है, इंडिगो का 27.58, स्पाइस जेट का 18.47, बो एयर का 7.42 एंड जेट ग्रुप्स का 25.20। ये इनका मार्केट शेयर रहे हैं, ठीक है। किंगफिशर किसकी है पता है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन जीडीपी। अब ये इंडियन जीडीपी में इसका कितना परसेंट है? 0.5% इंडियन जीडीपी में ये इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। और लगभग 147 बिलियन डायरेक्टली आउटपुट हुआ करता है एविएशन के द्वारा, ठीक है। इसको इंडिया को एयरलाइंस, एयरपोर्ट, ग्राउंड्स और सर्विस सेक्टर से 107 बिलियन जो है इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूशन एविएशन के द्वारा इसको चाइना को सप्लाई हुआ करता है। नेक्स्ट है 77 बिलियन जो है वो स्पेंडिंग बाय द एम्प्लॉयज ऑफ, जो वो एम्प्लॉयज को दे दिया जाता है, ठीक है, 77 बिलियन अमाउंट, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मींस ये है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। अब इंडियन एयरलाइंस कहाँ कहाँ इसके डेस्टिनेशंस हैं, कहाँ से उड़ती हैं और कहाँ पहुंचती हैं, ठीक है। ये है हमारा भारत, ठीक है। ये भारत से दिल्ली से उड़ान होती है फॉरेन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है कोलंबो से, बेंगलोर से, ठीक है, एक मुंबई से भी है, ठीक है। कुछ जो एयरवेज मुंबई से चलती हैं फॉरेन के लिए, कुछ जो है दिल्ली से चलती हैं, कुछ कलकत्ता से भी चला करती हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पहुंचती हैं डेस्टिनेशन देखिए, बैंकॉक, सिंगापुर, हांगकांग, शंघाई जो चाइना में है, टोक्यो जापान में है, ठीक है, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, ठीक है, और बर्लिन वगैरह, ये बहुत सारे, लंदन वगैरह, ठीक है। तो इस सभी पूरे वर्ल्ड में ये
एयरवेज पहुंचा करती हैं। देखिए हम आगे पहुंचते हैं। देखिए हम बात करते हैं पाइपलाइंस की। जो पाइपलाइंस है ये नॉर्मली ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। ये लिक्विड्स को मूव कराने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल मानी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑयल ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल जो है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है, 1959 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और एशिया में जो है एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन इज कवरिंग a distance of 1157 किलोमीटर जो है ये कवर करती है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है मेनली जो पाइपलाइंस के द्वारा किसके क्या हुआ करता है, ऑयल्स का, लिक्विड मेटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कनेक्टिंग कनेक्टिंग ये सलाया गुजरात से लेके विदा मथुरा उत्तर प्रदेश तक सिर्फ और सिर्फ पाइपलाइन बिछी हुई है। मींस यहाँ से गुजरात से ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और कहाँ पर मिलेगा हमको, डायरेक्ट यूपी में जाएगा, वो मथुरा में पहुंच जाएगा। इसमें एक चीज ये है कि ये फ्री हो जाता है। मींस इसमें हमारे लिए मैकेनिकली या फिर ले जाने की जो वो है जरूरत नहीं पड़ती है, वो डायरेक्ट चीजें पहुंच जाया करती है। ऑयल जो डायरेक्ट सप्लाई होकर वहां पर पहुंच जाया करता है। ऑयल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 660 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइंस फ्रॉम द नामिलगढ़ टू द सिलीगुड़ी। नईमगढ़ से सिलीगुड़ी जो है 660 किलोमीटर तक लंबी पाइपलाइन भारत में बिछा कर रखी है। और ये पाइपलाइन बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो ऐसा ओवरऑल कितना डिस्टेंस में है ये पाइपलाइन, जो 1157 किलोमीटर जो है पूरे भारत में पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जो कि ऑयल्स को पहुंचाया करती हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखिए यहाँ पर क्या है, पर्सनल है और मास है। पर्सनल मतलब होता है कि हम एक व्यक्ति जाए, और मास मतलब होता है कि कई सारे लोग जाएं। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए लेटर्स जो है, टेलीफोन्स, पर्सनल में हमारे पास जो लेटर्स हम पर्सनली भेजते हैं, लेटर्स, टेलीफोन्स, टेलीग्राम्स, फैक्स, मेल्स, ठीक है, ये पर्सनल कम्युनिकेशन में हो गए हैं। ठीक है, मास में इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मास, है ना, ये किसमें हो गए हैं, ये जो है बहुत एक साथ अमाउंट, अधिक अमाउंट में हो गए हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात करते हैं तो रेडियो, टेलीविजन, सैटेलाइट, सिनेमा, ये सब आते हैं। ठीक है, और जो प्रिंट मीडिया में जो होते हैं वो न्यूज़पेपर है, ठीक है, मैगजीन्स हैं और जर्नल्स हैं जिसके द्वारा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम ये चार्ट है जो थोड़ा सा हल्का सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रिंट मीडिया की। तो जो इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह न्यूज़पेपर आते हैं, अलग कई प्रकार के न्यूज़पेपर्स हैं। Among all the personal communication system, internet is the most effective और advanced one। ठीक है, इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा एडवांस है। ठीक है, इट इज वाइडली यूज्ड इन अर्बन एरियाज में, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ईमेल जो है वो भी यूज किए जाते हैं, है ना, ताकि हम वर्ल्ड की जो इंफॉर्मेशन है उनको एक्सेप्ट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा, तो अब देखिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसमें। मास कम्युनिकेशन सिस्टम, मास कम्युनिकेशन सिस्टम में आ रहा है रेडियो। रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्टिंग होती है। ठीक है, और ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है पूरे भारत में कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रेडियो जो है सभी जगह चला करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर जो है 1923 में रेडियो को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और ये जो रेडियो जो है नॉर्मली जो कोस्टल रीजन पर यदि बाढ़ आ रही है तो हम वो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दे सकते हैं। एक बार हम इन्फॉर्मेशन दे दी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंच जाएगी। ठीक, ऑल इंडिया रेडियो जो है वो 1936 में, ठीक है, आकाशवाणी एंड टू द आकाशवाणी, ठीक है, इसके नाम से ये बदल गया था, ये चेंज हो गया था। ठीक है, 1957 में। मींस ये जो है कम्युनिकेशन के बहुत बड़े माध्यम है जो एक साथ एक ब्रॉड लेवल पे कम्युनिकेशन किया करते हैं। ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ए वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स related to the information, education and entertainment
एंटरटेनमेंट भी करते हैं हम ऑल इंडिया रेडियो से, या फिर जो रेडियोज होते हैं उनसे गाने भी सुन लेते हैं, न्यूज न्यूज भी सुन लेते हैं, ठीक है, समाचार वगैरह सब चीजें हम उनसे सुन लेते हैं, कहानियां भी सुन लेते हैं। तो ये एंटरटेनमेंट के लिए कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी हम रेडियो के द्वारा सुन सकते हैं, टेलीविजन के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़े से माध्यम है, ठीक है। लिटरेचर वगैरह भी हम इनसे समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक टेलीविजन जो है वो भी बहुत बड़ा माध्यम है, इसका लोगों को ऑडियो विजुअल मीडियम है, मींस दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा, ठीक है। ये जो है 1959 में इसका ये यहाँ पर मतलब भारत में टेक्नोलॉजी आ गई थी, एंड आफ्टर 1972 जो थे ये ऑपरेशनल हो गए थे, मीन सब लोग इस चीज को मेंटेन कर सकते थे, देख सकते थे। सबसे पहले जो चैनल था वो था दूरदर्शन, ठीक है, और इसके बाद में धीरे धीरे चैनल्स आज जो है कई सारे चैनल जो हैं डिक्स वगैरह पर आया करते हैं, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन की। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है वो एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम बहुत आसानी से अपने इंफॉर्मेशन एक साथ भेज सकते हैं, है ना। आजकल आपने न्यूज चैनल्स देखे होंगे तो वो क्या करते हैं, एक साथ ब्रॉडकास्टिंग होती है, और वो इंफॉर्मेशन क्या करती हैं, वो इंफॉर्मेशन को एक सेंट्रलाइज प्लेस से देते हैं, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचती हैं, सैटेलाइट पर पहुंचती हैं, और सैटेलाइट से वो इंफॉर्मेशन जो है पूरे जहां जहां पहुंचाना है ऑल ओवर इंडिया में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं, और हमको वो चीजें दिखाई देती है। हमारे घर के ऊपर जो छतरी लगी होती है, जो उससे हम क्या करते हैं, उससे हम वो सिग्नल्स को ट्रैप कर लेती है, और उस सिग्नल के बाद में हमारे लिए वो सैटेलाइट में वो चैनल जिसको देखना चाहते हैं वो आने लगता है। जो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो सिस्टम जो है ये डेवलप किए गए थे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर एक चीज लिखी है द IRS, ठीक है, Indian Remote Sensing Satellites System became the operational with the launching of IRS IA in March 1988 में ये स्टेब्लिश हुआ था। वैकान वीकनॉर इन रशिया, रशिया में इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड ऑन लॉन्चिंग व्हीकल्स, भारत ने भी इनको अपनी खुद की बनाई थी, टेक्नोलॉजी को डेवलप की थी। PSLV के नाम से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से भारत ने लॉन्च की थी। द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी के द्वारा जो हैदराबाद में है ये फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं ट्रेड्स के बारे में। तो ट्रेड्स मीन्स होता है कि हमारा व्यापार कि किस देश से कैसा है, ठीक है, हमारा व्यापार में कितने इंप्रूवमेंट आए हैं, कितने हम डिक्रीज हुए, ये सभी चीजें ट्रेड्स के अंतर्गत आया करती हैं। हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड, ट्रेड इज द बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्विंग द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, मींस ट्रेड्स में चीजों का खरीदना और चीजों का बेचना शामिल हुआ करता है। विद कंपेंसेशन पेड बाय वायर और इस टू ए सेलर, ठीक है, इसमें कि बायर भी जो खरीदने वाला है वो भी संतुष्ट रहे और जो बेच रहा है वो भी संतुष्ट हो, मतलब दोनों को बेनिफिशियल होना चाहिए, तब वो ट्रेड कहलाता है। ट्रेड कैन बी प्लेस विद इन एन इकोनॉमी बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ट्रेड जो है इकोनॉमी को मेंटेन किया करता है, जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स दोनों के बीच में रहा करता है। हम यहाँ पर थोड़े से आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, ठीक है। मींस ट्रेडिंग क्या है, कुछ चीजें यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट में, कुछ चीजें यहाँ से इधर ट्रांसपोर्ट में, एक कंट्री दूसरी कंट्री को चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ द कंट्रीज टू एक्सपांड मार्केट फॉर द बोथ गुड्स, मींस जो है एक दो कंट्रीज हैं वो आपस में समझौते करती हैं कि हम आपको ये वाली चीज देंगे और आप हमको ये वाली चीज इसके बदले में देंगे, ठीक है। इस तरह का जो व्यापार है उसको हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों कंट्री हमारे अपने उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके जो जो भी समझौते लेकर आती हैं, जो भी व्यापार वो करती हैं, उन सबको एक साथ हम मिलकर ट्रेड कहते हैं।
इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ द कंट्रीज टू एक्सपांड मार्केट्स फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें जो है चीजों का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा और सर्विसेज का भी ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, that the otherwise may not have been available to it. It is the reason why the American consumers can put between a Japanese and the German American car। ठीक है, यहाँ पर जो बताया है कि अमेरिकन जो कंज्यूमर्स और अमेरिका के जो रहने वाले लोग होते हैं वो जापान की कार को बिल्कुल खरीद सकते हैं। ठीक है, और जो जापानी जो लोग हैं वो उनकी बनाई गई जो सामान है उसको भी वो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल ट्रेड के कॉन्सेप्ट में आया है और दो कंट्रीज ने आपस में अपनी चीजों को गुड्स को एक्सचेंज किया हुआ है इसलिए। ठीक है, अब आगे एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द मार्केट कंटेन्स ग्रेटर कंपटीशन। और यदि क्या होगा, यदि इस तरह से ऐसे ट्रेड इंटरनेशनल चीजें यदि मर्ज हो रही हैं तो क्या होगा, तो मार्केट में बड़ा कंपटीशन हो जाएगा, जिससे कि लोग अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर चीजें बनाने के लिए प्रयासरत होंगे, उनमें कंपटीशन बनी रहेगी और चीजें जो है धीरे धीरे करके सस्ती होंगी, जिससे कंज्यूमर्स का फायदा होगा। हाँ, हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। देखिए इंटरनेशनल ट्रेड को हमने यहाँ पर एक और बात समझना चालू किया है। एक कंट्री है, एक्स कंट्री है जो पुअर है, एक दूसरी कंट्री है जो रिच है। ठीक है, उसने अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस राइस एट द चीपर कॉस्ट, वो राइस को एक सस्ते दामों पर वो बेच देती है। ठीक है, अब क्या होगा, जो वाई कंट्री जहां पर की चावल राइस नहीं है तो वो उन चावलों को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा वो जो दोनों जो कंट्री बोथ कंट्रीज बिकम्स रिचर, धीरे धीरे करके दोनों कंट्रीज जो है वो रिच हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ऑफ राइस ज्यादा है, यहाँ पर राइस नहीं है। तो ये कुछ कर लगाकर इसके अपेक्षा ये इसको पैसा देंगे तो धीरे धीरे करके ये अमीर होती चली जाएगी। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का ये बेनिफिट है और इस तरह से दोनों कंट्रीज जो है वो रिचर हो जाएंगी। दोनों में लोगों की जो रहने की जो स्टैंडर्ड है वो सभी बदल जाएंगे और दोनों कंट्रीज जो है वो अमीर हो सकती है, रिच हो जाएंगी। ठीक है, ये है इंटरनेशनल जो ट्रेडिंग से होती है अलग अलग कंट्रीज में, वो यहाँ पर बताई गई है। मतलब पूरे विश्व में व्यापार चला करता है, बहुत बड़ा सा नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि यहाँ सब ओवरऑल इंडिया भी है, इंडिया से बहुत सारी जगह, इंडिया के बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो यहीं पर प्रोड्यूस करती हैं और अपने सामान को पूरे वर्ल्ड में भेजा करती हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हम। हाँ, हम कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ 4 कंट्रीज इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट। है ना, 4 कंट्रीज के बीच में भी है ना क्या हो जाए, इस तरह का ट्रांसपोर्ट ट्रेड डेवलपमेंट हो जाए, इंटरनेशनल ट्रेड जो है डेवलप यदि हो जाते हैं तो वो उन कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। द ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन सेक्टर ऑल्सो नॉन एज टेरिटरी सेक्टर, इसको टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इंक्रीज करने में बहुत बेनिफिशियल हुआ करता है। ओके, आगे देखिए यहाँ पर। हाँ, ट्रांसपोर्ट साइंटिफिक एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर भी इसने बहुत ज्यादा क्रांतिकारी कदम इन्होंने उठाए हुए हैं। ठीक है, मींस ओवरऑल बेनिफिट जो है कंट्रीज को इससे मिला करता है। ठीक है, और ग्लोबल जो है वर्ल्ड जो है पूरी दुनिया जो एक ग्लोबल विलेज के रूप में बन जाया करती है, यानी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इजी हो गए हैं। ओके, थैंक यू।